हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं निशा सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने एक नई लव स्टोरी जिसमें आपको इमोशन, सस्पेंस, लव ट्विस्ट देखने को मिलेगा लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको अच्छा लगेगा। इस कहानी का शीर्षक है साथ ही तेरा प्यार अगले जन्म भाग 2। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। युवराज अपनी माँ रेखा जी के गोद में अपना सिर रख सोने की कोशिश करता है। आंखें बंद करते ही उसे उस हवेली जिसकी तस्वीर उसने सुबह ऑफिस में देखा था बार बार दिखने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह हवेली उसे अपनी तरफ खींच रही है। ठंड में भी उसके माथे पर पसीने बिखर आते हैं। वह अचानक उठकर बैठ गया। उसकी हालत देख रेखा जी ने पूछा, क्या हो गया बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, परेशान लग रहे हो? युवराज अपने मन में, यह क्या था, मुझे बार बार वह हवेली जानी पहचानी क्यों लग रही है, क्यों मेरा मन उसकी तरफ खींच रहा है। लगता है आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, माँ को बताकर परेशान नहीं कर सकता हूँ। उसने कहा, कुछ नहीं माँ, आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल हो गया था, आप जाकर सो जाइए, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। रेखा जी बोली, ठीक है बेटा, सो जाना, कहा उसके कमरे से बाहर निकल आई। दूसरी तरफ नंदिनी पेंडिंग वर्क पर काम करी थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे। कोमल की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। देखो कैसे आराम से सो रही है, मुझे फंसा दिया। जो काम मुझे आता ही नहीं उसे करूँ भी तो कैसे करूँ? सीखने में ही 10-15 दिन लग जाएंगे और 5 दिन में कंप्लीट करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो आज का नसीब ही खराब था। उस शहजादे खरूस से आज ही मैं क्यों टकरा गई? सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह हो गई। नंदिनी के कानों में कोमल के स्वर गूंज रहे थे, उठो नंदिनी, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। नंदिनी कंबल खींचते हुए बोली, और सोने दो ना यार, नींद पूरी भी तो हो जाने दो। कोमल ने कहा, देख यदि तू नहीं उठी तो मैं तेरे ऊपर पानी डाल दूंगी। कहते ही नंदिनी घबराकर उठकर बैठ गई। बोली, ऐसा मत करना, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। कोमल ने पूछा, तू पानी से इतना क्यों डरती है? वह बोली, बचपन में मेरे मामा जी मुझे नदी में खिला रहे थे, अचानक मैं डूबने लगी, मेरे सांस फूलने लगे। मामा ने तो मुझे बचा लिया और मम्मी ने मामा जी की खूब डांट लगाई। उस समय से ही मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मेरे प्यारे मामा जी आज तक मुझसे शिकायत करते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मुझे बचपन में खूब डांट पड़ी है। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। युवराज आधे घंटे बाद ऑफिस पहुंचता है। नंदिनी आज का पूरा शेड्यूल उसे बता रही थी। कुछ समय बाद अर्जुन उसके केबिन में है। युवराज उसे परेशान देख नंदिनी को किसी बहाने अपने केबिन से बाहर भेजना चाह रहा था, इसलिए उसने नंदिनी से अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आने को बोला। वह उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेने चली जाती है। खरूस कहीं का, खुद को क्या समझता है, मैं इसकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, इसके घर की मेड नहीं जो उसके लिए चाय कॉफ़ी लेकर आती रहूँगी। युवराज ने पूछा, क्या बात है अर्जुन, कुछ परेशान लग रहे हो? अर्जुन बोला, परेशानी की ही बात है युवराज, हमारा जो 100 करोड़ का टेंडर था अभी तक पास नहीं हुआ है, लगता है इन्हें और घूस खिलाना होगा। युवराज मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो? तुम चिंता मत करो, वह टेंडर हमारा ही होगा, तुम रिलैक्स रहो, जैसे वे लोग कहते वही करो। यह बताओ, मैंने कहा था उस पैलेस की पूरी डिटेल्स निकालने के लिए, कहाँ तक पहुँचे तुम दोनों? अर्जुन बोला, कुछ समय लगेगा यार, कल हम दोनों उस जगह के लिए निकल रहे हैं। तभी नंदिनी एंटर करती है ब्लैक कॉफ़ी के साथ और अर्जुन बाहर निकल आता है। सर आपकी कॉफ़ी, नंदिनी बोली। युवराज ने कहा, मेरा मूड नहीं है पीने का, तुम पी लो। यह सुन नंदिनी को गुस्सा आ गया, तो आपने मांगा ही क्यों? मुझे ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, आई एम चाय लवर, मुझे चाय पीना पसंद है। युवी ने कहा, तो फिर जाओ मेरे लिए एक चाय बना कर ले आओ। नंदिनी बोली, यह क्या मतलब है, कभी ब्लैक कॉफ़ी तो कभी चाय, फिर मैं अपना पेंडिंग वर्क कब करूँगी? युवराज उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए और वह बेचारी अपना कदम पीछे करते हुए वह बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? यह क्या तरीका है मुझसे बात करने का? तुम पहली हो जिसको मैं ऐसे झेल रहा हूँ, समझ गई? आइंदा मुझसे ऐसी बात करने की कोशिश भी की तो सीधे उठाकर फेंक दूंगा इस ऑफिस से। नंदिनी की नज़रें नीचे हो गई। वो धीरे से बोली, सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसके वो इतना करीब से देखकर युवराज की धड़कनें तेज हो गई थी। वह उसके और करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया तो दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को ही देखते रहे और पूरे केबिन में खामोशी छाई रही। नंदिनी की गहरी आंखों में उसकी मासूमियत झलक रही थी जो युवराज को अपनी तरफ खींच रहा था। युवराज मन में, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है?
क्या है इन आँखों में जिसे देखकर मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। नंदिनी ने कहा, सर मुझे जाने दीजिए। युवराज खुद को संभालते हुए पीछे हट गया और नंदिनी जल्दी से केबिन से बाहर निकल आई। थैंक्स गॉड, इस खरूस के पास आते मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़कता है, जैसे कि मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। युवराज भी खुद से सवाल करता है, यह मुझे हो क्या रहा है। मेरी लाइफ में इससे भी खूबसूरत और हॉट लड़की आई, लेकिन जो फील इसके लिए कर रहा हूँ इससे पहले कभी किसी और के लिए किया ही नहीं था। क्या है वो उसकी आंखों में जो मैं डूब जाता हूँ। नहीं, युवराज सिंह राठौर इतना कमज़ोर तो नहीं कि मामूली सी लड़की के प्यार में पड़ जाए। मुझे खुद को संभालना होगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद यह नहीं हो सकता है। मैं अपने मकसद से ऐसे भटक नहीं सकता हूँ। इधर विजया अपने दोस्तों के साथ। तभी उसकी एक दोस्त ने उससे पूछा, क्या विजया, तेरा भाई युवराज यार क्या हॉट और हैंडसम है। देखते ही मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। यार मेरी बात चलाना अपने भाई से। विजया ने कहा, तुम सबको यदि उनकी ही बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरे दोस्त ने कहा, अरे विजया नाराज़ क्यों होती है, तेरा भाई तो बहुत ही अच्छा है, कितना प्यार करता है अपनी बहनों से, अपने परिवार से, कितना कुछ किया है तुम सबके लिए, फिर अपने भाई से इतना नफरत क्यों करती है। विजया किसी सोच में डूब गई और उसकी आंखें भर आई। तुम सब जानते ही हो कितना उन्हें, वह आग है जो सिर्फ जलाना जानते हैं। मैं तो बस उस दिन का वेट कर रही हूँ जब वो अपनी लाइफ में किसी लड़की को बहुत ही शिद्दत से मोहब्बत करेंगे, जिसकी दूरी उन्हें पागल बना देगी। वह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला पल होगा। उसकी दोस्तों ने विजया को देख हैरान हो गई। विजया की एक एक बात में नफरत झलक रही थी अपने भाई के लिए। विजया नशे में थी। घर में कदम रखते ही रेखा जी गुस्से से बोली, ड्रिंक करके आई हो, कब सुधरोगी, यह हमारे घर के संस्कार नहीं हैं। अच्छा है कि अभी युवराज घर पर नहीं है, वरना। विजया उन्हें रोकते हुए बोली, क्या वरना, डरती नहीं हूँ मैं उनसे। यह मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ करूँ। और संस्कार की बात आप नहीं करें तो अच्छा है मॉम। जिसने आपकी बेटी की खुशियों को बर्बाद कर दिया उसे आप अपने सीने से लगा के रखा है और मुझे समझा रही है। उन दोनों की बहस देख सभी घर वाले वहीं पर आ गए। संजय जी ने कहा, विजया बेटा तेरे दर्द से वाकिफ है हम, लेकिन बेटा तुम कब तक उस हादसे को याद कर अपनी लाइफ बर्बाद करते रहेगी। विजया ने कहा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना है। और वह कह अपने कमरे में चली गई। रेखा जी रोते हुए बोली, अब विजया की हालत नहीं देखी जाती है जी। एक समय था कि घर में विजया सबसे ज़्यादा युवराज को प्यार करती थी, उसे मानती थी, उस पर विश्वास करती थी, और वह आज सबसे ज़्यादा नफरत भी उसी से करती है। डर लगता है उसकी नफरत से, कहीं हमारे बेटे की लाइफ ना बर्बाद हो जाए। संजय जी ने कहा, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ युवराज आ जाता है। उसे देख सभी खामोश पड़ जाते हैं। उन्हें इस तरह से देख युवराज ने पूछा, क्या हुआ, आप लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। तभी वहाँ पर उसके चाचा के बेटे जय ने कहा, अब क्या ही कह सकते हैं भाई साहब, आपकी बहन विजया आज ड्रिंक करके घर आई है। आपके आने की खुशी में उसने खूब एंजॉय जो किया है। जिसके पास आप जैसे भाई हो उसकी बहन की हालत तो यही होना है। युवराज उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधे विजया के कमरे में चला गया। जय युवराज को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। देखा कि वो गहरी नींद में सो रही थी। उसके पास जाकर यूं ही उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुझे मैंने बहुत बहुत तकलीफ पहुँचाया है विजया, लेकिन मैं तुझे कैसे समझाऊँ कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। किस्मत के लिखा मैं नहीं बदल पाया। तुझसे माफ़ी मांगता रहा पर तू भी तो अपने भाई को माफ़ नहीं कर पाई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं तेरा दिल फिर से जीत लूँगा। यह कलाई जो तेरे राखी के बिना सुना है, इस पर तू फिर से राखी बांधेगी। युवराज और विजया का एक अटूट प्रेम था, ऐसा भाई बहन का प्रेम जो उस घर में सभी के लिए मिसाल था। लेकिन ना जाने किसकी बुरी नज़र लग गई थी। वहीं नंदिनी अपने काम को 5 दिन में कंप्लीट कर युवराज के सामने पेश कर दिया। युवराज यह देख हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो काम असंभव था उसे नंदिनी ने संभव बना दिया था। वह बोला, इम्प्रेस हुआ मैं तुमसे, वाकई मानना पड़ेगा तुम्हारी कैपेसिटी को। लेकिन जब उसने नंदिनी को गौर से देखा तो उसे देखकर हैरान रह गया। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था। ना जाने वो कितनी रात सोई नहीं थी।
लगातार 5 दिन उसने बहुत कड़ी मेहनत किया था अपने काम को पूरा करने के लिए। युवराज ने पूछा, नंदिनी, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? तबीयत तो तुम्हारी ठीक है ना? नंदिनी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बोलिए, और कोई काम है? तभी वहाँ पर अर्जुन और तानी आ जाते हैं। उन्हें देख युवराज ने नंदिनी से कहा, नंदिनी आज तुम्हारा ऑफ है, तुम घर वापस जा सकती हो। फिर युवराज ने उनसे पूछा, क्या बात है? लगता है जो काम मैं तुम दोनों को दिया था वो काम पूरा हो चुका है। तानी ने कहा, उस पैलेस के बारे में हमें कुछ ही जानकारी मिली है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वो पैलेस अपने देश की आज़ादी के बाद ही बनाई गई है, यानी कि 1950 के आसपास। उससे पहले वहाँ एक छोटा कस्बा हुआ करता था। जब वो पैलेस बनी उसके बाद वहाँ गांव बसाया गया और वो गांव बहुत ही बड़ा हुआ करता था। उस पैलेस की खूबसूरती आज भी वैसी है जैसे उस समय था। उसको अच्छे से मेंटेन किया गया है, काफ़ी बड़े एरिया में है। युवराज ने पूछा, सरकार ने उस पर अब तक कब्जा नहीं किया? अर्जुन ने कहा, नहीं कर सकता था क्योंकि वो सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन खरीदना जरूर चाहती है। वह क्यों? क्या खास है उसमें? युवी ने पूछा। तानी ने कहा, उस गांव में एक बहुत ही पुराना मंदिर है, यही 100 साल पुराना। वह मंदिर जिस वास्तुकला से बनाया गया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। उसकी खूबसूरती, उसकी बनावट, सब कुछ यूनिक है। लेकिन वह मंदिर की फाटक आज तक बंद है। उस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा है, ऐसा माना जाता है। युवराज को बहुत हैरानी हुई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मंदिर, फाटक, इन सब का क्या मतलब है? तानी बोली, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं मालूम है। बस यह पता चल पाया है कि उस मंदिर के परिसर में तो लोग जा सकते हैं, लेकिन जिस गृह में उस माँ की प्रतिमा है उसका दरवाज़ा आज तक बंद है। ऐसा नहीं था कि वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद था, लेकिन अचानक ही उसका दरवाज़ा अपने आप एक दिन बंद हो गया और वो अब तक नहीं कोई खोल पाया है। क्यों, कैसे हुआ, किसी को नहीं मालूम है। बहुत कोशिश किया गया, पंडित, विद्वान, महाविद्वान, पुरोहित, ना जाने किस किस ने कोशिश किया, लेकिन सभी असफल रहे। देश विदेश जहाँ से जो भी आए सभी ने कोशिश कर लिया, लेकिन अभी तक खुल नहीं पाया है। सरकार उसे टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहती है। आसपास की खूबसूरती देख हम भी दंग रह गए थे। उन खूबसूरत वादियों के बीच में एक गांव बसा है, लेकिन आज भी पिछड़ा हुआ है। युवराज ने कहा, हो सकता है उस मंदिर के गर्भ में खजाने हैं। अर्जुन ने कहा, नहीं, खजाना तो वहाँ नहीं है क्योंकि वो डिटेक्ट कर लिया गया है। उस मंदिर में माँ का ही प्रतिमा है, लेकिन ताजुब की बात है कि वो खुला क्यों नहीं। हाई टेक्नोलॉजी की भी मदद ली गई, लेकिन वह मंदिर की फाटक कोई नहीं खोल पाया। युवी ने कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रहस्य छुपा है वहाँ। अब तो मुझे पैलेस किसी भी कीमत पर चाहिए। अर्जुन ने कहा, उस पैलेस के जो ऑनर है उनके कई पीढ़ियाँ ने उस मंदिर का देखरेख करते आए हैं। एक तरफ से कहा जाए कि मंदिर पर प्रथम अधिकार उनका ही है। उसके ऑनर शायद अगले महीने आ रहे हैं। युवी ने कहा, तो फिर मीटिंग फिक्स करो, हम उस गांव में जाएंगे, लेकिन मेक श्योर करना कि वह हवेली बेचने के लिए रेडी हो जाए, चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न देना पड़े। घर पहुंचते ही नंदिनी बेड पर धड़ाम से गिर गई, जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। कोमल ने देखा तो उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। नंदिनी बेहोश हो चुकी थी। कोमल घबरा गई, ओह माय गॉड, इसको तो तेज बुखार है। उसने किसी तरह उसे उठाकर अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और उसे भर्ती कर लिया। कोमल पूरा दिन उसके पास बैठी रही। नंदिनी बेहोश में ही बरबरा रही थी, बचाओ बचाओ युवराज, हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। यह सुन कोमल को बड़ी हैरानी हुई। नंदिनी खुद को हम क्यों बोल रही है, और ये युवराज से कब मिल गई? लगता है बुखार इसके दिमाग पर चढ़ गया है। युवराज सर का डर दिल में बैठ गया है। अगले दिन युवराज नंदिनी को ऑफिस में ना पाकर घबरा गया। उसकी निगाहें नंदिनी को ढूंढ रही थी। उसने नंदिनी को कॉल भी किया, लेकिन उसका फोन तो रूम पर ही छूट गया था। उसने कोमल को अपने केबिन में आने को कहा तो मालूम चला कि वो भी नहीं आई है। उसने तुरंत कोमल को फोन किया। कोमल ने फोन उठाया तो युवराज ने पूछा, बिना किसी को इन्फॉर्म किए तुम दोनों हो कहाँ, और नंदिनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कोमल ने उसे नंदिनी की हालत के बारे में बताया। यह सुन युवराज परेशान हो गया और जल्दी से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां उसे देख सभी हैरान हो गए। वह कोई मामूली आदमी तो था नहीं, इतने बड़े आदमी उनके अस्पताल में। यह सभी देख खुश और हैरान भी थे। युवराज ने पूछा, मिस नंदिनी, सर चलिए हम ले चलते हैं, किसी ने कहा। युवराज कोमल को देखते ही, क्या हुआ है उसे? ठीक है। युवराज को वहां देख कोमल भी हक्का बक्का रह गई थी। डॉक्टर ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मिस्टर युवराज,
नींद समय पर पूरी ना होने की वजह से और स्ट्रेस की वजह से उनको कमजोरी और फीवर हो गया था। हमने उन्हें ड्रिप चढ़ा दिया था। कुछ दिन रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। युवराज को अपनी गलती का रियलाइज हुआ। वह अंदर जाकर देखा तो नंदिनी अभी सो रही थी। वह कोमल से बोला, तुम जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ, थोड़ी देर तुम भी रेस्ट कर लो। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ उसके आगे पीछे घूम रहे थे। ऐसे अपने आसपास घूमते देख उसे इरिटेशन हो रहा था और वह कड़क आवाज में बोला, आप लोग अपना अपना काम कीजिए, मैं यहाँ युवराज सिंह राठौर बनकर नहीं आया हूँ। कोमल मन में ही, मुझे नंदिनी की वह बात युवराज सर को बतानी चाहिए नहीं जो वो बरबरा रही थी। ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में। युवराज ने फिर कहा, कोमल क्या सोच रही हो, तुम जाओ ना, मैं सब यहाँ देख लूँगा। कोमल बिना कुछ कहे चली जाती है। युवराज नंदिनी के पास बैठकर कहता है, ना जाने तुमसे कैसा रिश्ता है, इन 5 दिन में ही जन्मों का एहसास होता है। कौन हो तुम जो मुझे युवराज सिंह राठौर को विवश कर रही हो? मुझे क्यों दर्द का एहसास हो रहा है तुम्हें इस तरह से देखकर। वहीं दूसरी तरफ युवराज के मेंशन पर उसकी बड़ी माँ लीलावती अपने कमरे में एक सीक्रेट अलमारी जो सिर्फ वही जानती थी उसे खोला तो वहाँ पुरानी पैलेस की कुछ पेंटिंग्स पड़ी हुई थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो सारी तस्वीरें उसी पैलेस की थी जिसे युवराज खरीदना चाहता था। आखिर क्या रिश्ता है लीलावती का उस पैलेस से जिसे युवराज को किसी भी कीमत पर खरीदना था? क्या है उस मंदिर का रहस्य? क्या युवराज और नंदिनी की प्रेम कहानी एक नई कहानी को अंजाम देगी, या ऐसे कुछ राज हैं जिससे नंदिनी और युवराज दोनों ही बेखबर हैं? क्या होगा कहानी का अंजाम, यह हम जानेंगे अगले भाग में। और प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।